Hello friends, my name is Mohammad Gufran Hasmi and currently I am senior ALP in DDU and you are watching 36 years need PY alternating current. So let's begin with the question. And here we go. First question: the transistor oscillator using resonant circuit within inductor L and capacitor L in the circuit produce oscillation frequency f. चलिए ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की क्या फार्मूला होती है? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/2π√LC। ठीक है, ऑसिलेशन के केस में, ठीक है, ऑसिलेशन के केस में, रेजोनेंस के केस में जिसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है, एक सेकंड, ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि L जो है वो डबल हो गया, 2L हो गया, L डैश ले लीजिए इसको, L डैश, और C कितना हो गया? 4C हो गया है, इसको ले लीजिए आप C डैश। तो क्या हो जाएगा मेरा F डैश क्या होगा बताइए? 1/2π√2L इंटू 4C। इसको बाहर निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा? 1/2√2 और बाकी सेम आ जाएगा ना, 1/2π√LC F की तरह। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2√2F, ये तो F डैश हो गया, तो मेरा ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी सिंपल है, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन फॉर्मूला ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पावर डेसिपेटेड। पावर डेसिपेटेड क्या होता है भाई? तो I²R होता है। पावर डेसिपेटेड क्या होता है? I²R या VI। पावर इसका तो क्या आता है? VRMS IRMS cos phi, यही होता है, VRMS IRMS cos phi। वहाँ से निकाल लीजिए, या P इक्वल टू, हम तो यहाँ से निकालते हैं, P इक्वल टू I²R। ठीक है, और I क्या होगा? मेरा I होगा E²/Z। Z LC सर्किट है, तो Z का LC सर्किट क्या होगा? √R² XL माइनस XC। ठीक है, XL माइनस XC, XL क्या होता है? ओमेगा L, तो लिख सकते हैं ओमेगा L माइनस 1/ωc। ओमेगा C होगा ना, XC क्या होता है? 1/ωc और E²/समथिंग। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए आप। E² नहीं, सॉरी, यहाँ पे E² नहीं होगा, क्या होगा? E होगा, E। ठीक है, ये E होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्या होगा? E² आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, E²/R, और इसका रूट में है तो हट जाएगा रूट। ठीक है, तो R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ωc का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू R। ठीक है, यही तो है ऑप्शन। देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? सेकंड नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए कॉइल ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस मीन्स XL। इंडक्टिव रिएक्टेंस ये बोल रहे हैं ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस 31 दे रखा। ठीक है, हैज़ रेजिस्टेंस दिया हुआ है 8 ओम दे रखा है रेजिस्टेंस। ठीक है, इफ़ इट इज़ प्लेस्ड इन सीरीज विद द कंडेंसर। अच्छा, XC दिया हुआ है कितना? 25, AR दिया हुआ है तुम आपका 8 ओम। द कम्बिनेशन इज़ कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ वोल्टेज 110 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए पावर फैक्टर पूछ रहा है। पावर फैक्टर क्या होता है? एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पर, पावर फैक्टर फाई, ये क्या होता है? Z, ये होता है R, ये होता है XL माइनस XC। ठीक है, ये होता है cos phi। ले लीजिए, पावर फैक्टर क्या होता है? cos phi। ठीक है, cos phi। अब Z हमको निकालना पड़ेगा यहाँ से। Z निकालेंगे तो क्या होगा? Z इक्वल टू √R² मतलब 8 का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, 31 माइनस 25 का, 31 माइनस 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 5 30, मतलब 6 6 36। तो इसको आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा ना, √8 का स्क्वायर
6 5 11, 6 का स्क्वायर, 6 छक 36, 8 8 64, 100, 10 आ जाएगा। ठीक है, ये z इक्वल टू 10 आ गया आपको। तो cos फाइव इक्वल टू क्या होता है, r अपॉन जेड। आर अपॉन जेड, आर कितना मेरा 8, जेड कितना है 10। तो पावर फैक्टर cos फाइव, इस पावर फैक्टर cos फाइव को कहते हैं, पावर फैक्टर cos फाइव को कहते हैं। तो ये कितना आ गया 0.8, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये सबको पता होता है, 0.8 ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाली नहीं है, ये सीधे सीधे देख के बताने वाला है। क्या है कि मेरा बोल दिया है कि V1 और V2, V1 कौन सा है, इंडक्टर वाला V1, देखिए V1 इंडक्टर वाला, कैपेसिटर वाला V2। हमेशा ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन अभी 2-3 आएगा, प्रीवियस ईयर में बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है ये। जब भी एक्सेल इक्वल टू XC हो गया, ठीक है, जब भी एक्सेल इक्वल टू XC हो गया या VL इक्वल टू VC हो गया, एक्चुअली में क्या है V इक्वल टू IR होता है, I एक्सेल तो सेम ही हो गया, क्या सीरीज रेजिस्टेंस है LCR सर्किट में। तो जब भी एक्सेल इक्वल टू XC या VL इक्वल टू VC होगा तो ये रेजोनेंस का कंडीशन होता है। क्या किसका कंडीशन होता है, रेजोनेंस का। रेजोनेंस का कंडीशन में क्या होता है, जो भी हम V अप्लाइड होता है वो पूरा का पूरा वोल्टेज इसमें चला जाता है, रेजिस्टेंस वाला में, VR वाला में। तो ठीक है, तो रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर V3, तो V3 का रीडिंग क्या होगा, ये दोनों तो कैंसिल आउट कर दिया एक दूसरे को, जो सप्लाई होगा वो V3 का होगा, मतलब रेजिस्टेंस में जाएगा वोल्टेज। तो मेरा ऑप्शन पहला ये कट गया, ऑप्शन तो ये पहला कट गया, क्योंकि 100 हो नहीं सकता, 120 होना चाहिए, ये है सप्लाई। ये 150 दिया हो, ये भी गलत हो गया कि सप्लाई। 220 ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो अब हम आई निकाल के देखेंगे कि भाई कि आई क्या है। तो आई इक्वल टू क्या होगा, VR रेजिस्टेंस वाला, क्योंकि VL और VXC तो ख़त्म हो गया, VR अपॉन R। VR कितना हो गया मेरा 220 अपॉन R कितना दे रखा है 100, तो कितना आ गया 2.2 एम्पियर। 2.2 एम्पियर किस में है, ये तो नहीं हुआ, ये मतलब मेरा आ गया 2.2 एम्पियर। ठीक है, वेरी सिंपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, हर लगभग 2-3 साल में रिपीट आपको कर ही देगा। अब क्या है नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इंडक्टर L फॉर विच द करेंट इज़ मैक्सिमम इन LCR सर्किट। अच्छा, मैक्सिमम इन LCR सर्किट। अब बताइए कि मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम हमेशा रेजोनेंस के केस में होता है, रेजोनेंस के केस में, ये ध्यान रखा कीजिए, जहाँ मैक्सिमम की वैल्यू का रेजोनेंस का केस होगा। अब रेजोनेंस का केस में क्या हम अभी बताएं, आपको बताएं कि एक्सेल इक्वल टू XC होगा, एक्सेल इक्वल टू XC, कहाँ गया सॉरी, एक्सेल इक्वल टू XC, ठीक है, एक्सेल इक्वल टू XC। अब देखिए ओमेगा वैल्यू दे रखा, तो एक्सेल इक्वल टू XC आप जब भी कीजिएगा ना, जो अभी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी नहीं बता रहे थे हम, तो लीजिए ड्राइव ही कर देते हैं। तो एक्सेल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा L, क्या हो रहा है, एक्सेल इक्वल टू क्या होता है ओमेगा L, XC क्या होता है 1/ओमेगा C। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1/LC, हमको L तो निकालना ही है, तो L को ऊपर रखेंगे, तो 1/ओमेगा स्क्वायर C। ठीक है, ये इतना निकालने की ज़रूरत नहीं थी, सबको फॉर्मूला याद रहता है ये। ठीक है, अब वैल्यू पुट कीजिए 1/ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे। C 10 दिया हुआ, माइक्रो का मतलब कितना हुआ 10 पावर डेसी सेंटीमिली माइक्रो, 10 पावर -6, तो मतलब ऊपर जाएगा तो 10 पावर 6 हो जाएगा। ये कितना 3 3 6, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए मेरा कितना आ गया 1/10। अब हमको मिली में आंसर ला रहा है, डेसी सेंटीमिली 10 पावर -3 अपॉन 10 पावर -3, तभी ना मिली आएगा, मिली हेनरी लाना है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा 100 नहीं हो जाएगा, ये -3 है, ये करिए तो 2 बचेगा, तो 100 मिली हेनरी, 100 मिली हेनरी मतलब 2 आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आजा भाई, कहाँ चला गया। ठीक है, अब क्या है, इन ए सर्किट द करेंट एट दिया पावर एवरेज पावर का क्या होता है P एवरेज इक्वल टू क्या होता है VRMS अब IRMS, ठीक है, cos फाई, यही होता है V एवरेज। अच्छा, IRMS क्या, VRMS क्या होता है, VRMS या RMS वैल्यू, किसी का भी RMS वैल्यू का क्या होता है V0, अगर I रहेगा तो I0 अपन √2। अब पूछिएगा क्या I0 कहाँ से हमको आया, यहाँ दे रखा है। ठीक है,
तो लिखिए वी नॉट अपॉन रूट टू आई नॉट अपॉन रूट, इतना एग्ज़ाम में इतना धीरे धीरे नहीं करेंगे, ये अभी सिखाने के लिए कर रहे हैं। कॉस फाई फेज डिफरेंस क्या है, फाई का दिए रखा है ऐसे, ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ, साइन का है और फाई का डिफरेंस है, समझ में आ रहा है ना। तो ये कितना हो गया, वी नॉट आई नॉट रूट टू टू हो गया कॉस फाई। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, पहला का ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, कंडेंसन ऑफ पहले क्या हो गया कि कैपेसिटर को हम चार्ज किए, ठीक है, V1 तक, इस कैपेसिटर को V1 तक हम चार्ज किए, फिर द प्लेट ऑफ द कंडेंसर, अब इसको ना इंडक्टर से जोड़ दिए, ठीक है, अब इसको इंडक्टर से जोड़ दिए तो ये डिस्चार्ज होगा। अब चार्ज हुआ V1 तक, अब इसको डिस्चार्ज करेंगे कब तक, बोल रहा है V2 तक डिस्चार्ज करना, मतलब माइनस V2, ठीक है। तो करेंट V2 तक रिड्यूस किए, तो मतलब V1 माइनस V2, यही तो हुआ, रिड्यूस किए V2 तक, मतलब V2 तक रखा, ठीक है। तब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, इंडक्टर के केस में क्या होता है, हाफ LI स्क्वायर इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर होता है, लेकिन V यहाँ पर कौन सा होगा, V1 माइनस V2, यही ना बचेगा इसका, क्या है कि V2 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडेंसर इज़ V2, तो V2 तक डिस्चार्ज किए तो V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, हाफ कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा I क्या हो जाएगा, I मेरा क्या होगा बताइए, I होगा C, ठीक है, हाफ CV स्क्वायर, ठीक है, CV1 माइनस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन L, ठीक है, I स्क्वायर था तो इधर चला जाएगा 1/2, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, ठीक है। देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन मेरा है 3, ठीक है, सिंपल था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना था इसमें। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, एन AC वोल्टेज इज अप्लाई टू द रेजिस्टेंस R एंड इंडक्टर एन RL सर्किट है, ठीक है, R एंड इंडक्टर ऑफ द बोथ आर इक्वल, ठीक है, 3 ओम दे रखा, फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड द करेंट इज, अब देखिए कि ये है XL है, क्योंकि RL सर्किट, R हुआ ये Z हो जाएगा, Z भी तो वही होगा, तो फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड, फेज डिफरेंस क्या होगा, tan फाई इक्वल टू tan फाई, फाई यहाँ पे ये है, इक्वल टू क्या होता है P/B, P क्या होगा XL/R, ठीक है, XL कितना दे रखा 3, R कितना दे रखा 3, तो ये 1 हुआ, तो फाई इक्वल टू क्या हो गया 45 डिग्री, 45 का मतलब क्या हो गया π/4 हो गया, ठीक है। 45 डिग्री का मतलब क्या हो, π/2 हुआ ना, सॉरी, तो आंसर हो जाएगा आपको 3 नंबर। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, अभी आप बोलिएगा कि ये tan फाई क्यों लिए, अभी तो हर जगह cos फाई ले रहे थे, तो tan फाई यहाँ पे क्यों लिए, तो अब उसका आपका जवाब मेरे पास है, वो ये है, लेकिन वो लेंदी प्रोसेस है, इसीलिए हम tan फाई लिए। अब बताइए, अब z क्या होगा मेरा यहाँ पर, z का क्या होगा, √R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, XC तो है नहीं तो XL स्क्वायर, तो ये क्या हो गया आपको 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, तो ये आपको आंसर कितना हो गया 18 का मतलब क्या हुआ, 18 का मतलब क्या, √2 × 3, ये हुआ। अब जब cos फाई हम बोल रहे हैं तो मतलब क्या हुआ कि B/H, B मतलब R 3 है, √2 × 3 कैंसिल आउट, तो 1/√2, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये किसके लिए होता है cos 45,
cos 45 तो फाइव इक्वल टू 45 ही डिग्री तो हुआ, सिंपल है। लेकिन ये लेंदी प्रोसेस हो गया ना, इसीलिए हम tan फाइव, ये सिंपल था, इससे लगा सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी मेथड एग्जाम में यूज़ करते हैं ना इसके लिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इन एन AC सर्किट अल्टरनेटिंग वोल्टेज इक्वल टू, दे रखा है ये 200√2 sin 100π100t वोल्टेज कनेक्टेड टू कैपेसिटर, इतना RMS वैल्यू ऑफ द करंट। क्या पूछ रहा है? RMS वैल्यू पूछ रहा है करंट का। I क्या होगा मेरा? I0, हमको IRMS बताना है, लेकिन I0 पहले निकाल लेते हैं। V0 अपॉन कनेक्टेड कैपेसिटर XC सर्किट है, तो XC हो गया V0 अपॉन XC। V0 अपॉन XC का मतलब क्या हुआ? 200√2 दिया हुआ है ना, ये V0 क्या दिया हुआ मेरा? 200√2, यहाँ ध्यान दीजिए। और XC का मतलब क्या होगा? 1 अपॉन ओमेगा C। 1 अपॉन ओमेगा C मतलब यहाँ पर ओमेगा C चला गया, इसको हटा दीजिए, ओमेगा C चला गया, तो क्या हो गया मेरा? 200√2 इंटू ओमेगा कितना है? ओमेगा T, साइन ओमेगा T, यही ना है ओमेगा, ये 100। ठीक है, और C कितना देखा रहेगा? 1 माइक्रोफैराड। 1 माइक्रो मतलब 10⁻⁻, डेसी सेंटी मिली माइक्रो 10⁻⁻6। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा? 2√2, ये आपको 100 4 हो गया, 4 5 6, 10⁻⁻2 बचेगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए आप अच्छे से देख के, 10⁻⁻6 है ये 4 तो 0 हो गया, तो 10⁻⁻2 एम्पियर हो गया। अब IRMS हमको निकालना है, तो IRMS इक्वल टू क्या होता है? I0 अपॉन √2। हमको I0 यहाँ से निकल गया, ये I0 है, तो 2√2 अपॉन √2 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, √2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया? 2 इंटू 10⁻�2 इक्वल टू कितना हो? इसको कितना लिख सकते हैं? मिली एम्पियर में दिया। ठीक है, इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट कीजिए, देखिए अच्छे से कीजिएगा, मिली एम्पियर में हमको साफ साफ दिखाते हैं। हमको मिली में करना है, तो डेसी सेंटी मिली 10⁻³ लिख दिए। ठीक है, 10⁻3, तो 10⁻3 से भी डिवाइड भी करेंगे तभी तो मिली एम्पियर लिखेंगे। तो इसको तो मिली एम्पियर लिख ही सकते हैं, इसको मिली में लिखेंगे तो यहाँ पे मिली एम्पियर। अब ये 10⁻³ को खपाना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 अपॉन 10⁻², हट यार, 2 अप इंटू 10⁻³ ऊपर चला गया, 10⁻² नीचे आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये अब आपको बचा 20, 10 बचेगा ना इसमें से, 20 मिली एम्पियर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 10⁻³ था, तो 10⁻³ ऊपर गया तो 10⁻³ हो गया, और ये 10⁻² था, 10⁻² नीचे गया तो 10⁻² हो गया। कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, ध्यान देकर सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज पावर निकालना है। P एवरेज क्या होता है बताइए ज़रा? P एवरेज होता है VRMS IRMS cos phi, यही एवरेज होता है। ठीक है, VRMS IRMS cos phi, VRMS निकालना है। ये क्या दिया हुआ मेरा? I0, ये दिया हुआ V0। ठीक है, यही दे रखा ना, I0 V0। ठीक है, तो इसको बाई √2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? IRMS हो जाएगा, ये VRMS हो जाएगा। √2 से डिवाइड करेंगे तो √2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? लिख ही देते हैं आपको, VRMS इक्वल टू 1/√2 और डिवाइडेड बाई √2, तो क्या होगा? 1/2। उसी तरह IRMS भी हो जाएगा मेरा 1/2। ठीक है, cos phi कितना दे रखा है यहाँ पे? π/3 दिख रहा है क्या? साइन का वैल्यू है, साइन का वैल्यू सिंपल है, यही तो फाई हो गया, सिंपल, कुछ चेंज करना की ज़रूरत है नहीं। तो P एवरेज क्या हुआ मेरा? 1/2 इंटू 1/2, हट यार इंटू होता है, cos phi और cos phi मतलब π/3, cos 60, तो cos 60 डिग्री, cos 60। ठीक है, तो कितना हो जाए? cos 60 कितना होता है? 1/2 इंटू 1/2 और cos 60 होता है 1/2।
2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 1/8। आंसर मेरा कितना आ गया 2। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, v इसमें निकालना हमको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस v का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है। पहले हम आपको बता देते हैं मेथड क्या होता है, फिर आपको हम बताएंगे कि सिंपल मेथड क्या होता है। सबसे पहले मेथड क्या होता है, VRMS इक्वल टू, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, मेरा टाइम पीरियड यहाँ है, तो एक टाइम पीरियड में क्या T/2 तक आपको V0 दे रहा है, और T/2 से लेकर यहाँ देखिए T/2 से T तक में कुछ नहीं है, 0, ठीक है। तो मेरा T/2 0 से T/2 तक वोल्टेज कितना है, V0, और जिसको V1 कह सकते हैं, V0 है, और T/2 से T तक है 0, और VRMS होता है 0 से T/2 V dt प्लस T/2 से T तक V dt अपॉन टोटल टाइम पीरियड, और ये अंडर रूट में, ठीक है, ये होता है। समझ आया कि नहीं? ठीक है, लेकिन हम ये मेथड नहीं करेंगे, जिसको कहते हैं बेसिक मेथड या सिंपल मेथड, लेकिन वो नहीं करेंगे। हम सीधे इसका क्या लिख सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो सबसे पहले आप वोल्टेज का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, वोल्टेज का स्क्वायर कर लीजिए, कर दिए V0 का स्क्वायर। मीन का मतलब एवरेज क्या है, यहाँ तक आपको एवरेज का क्या मतलब कि आधा हुआ ना, T/2 से V0 तक आ रहा, ये आधा हो गया तो ये आधा हो गया आपको, तो एवरेज का मतलब ये आधा, हाफ कर दिए, और इसका रूट ले लीजिए, पहला स्टेप, दूसरा मीन स्टेप, और तीसरा रूट ले लिए, ये आपको आंसर हो जाएगा V0/√2। आंसर कौन सा है, V0/2। यार V0/√2 आंसर हो जाएगा आपको तीसरा नंबर, ठीक है। ये हो गया, आपको ट्रिक मेथड बोलते हैं या जो भी, और ये बेसिक मेथड है। बेसिक मेथड समझ में आया था क्या? फिर से समझा दो बेसिक मेथड। VRMS होता है क्या होता है, 0 से T/2, मतलब आधा। एक्चुअली में हम लोग पूरा एक टाइम पीरियड के लिए लेते हैं, तो एक टाइम पीरियड में आपको T/2 तक V0 का वोल्टेज दे रहा है, लेकिन T/2 से लेकर T तक में कुछ नहीं दे रहा, ठीक है। तो V0 तो 0 दे रहा, मतलब तो 0 को तो कुछ को क्या ही वैल्यू, तो 0 हटा ही देते हैं। तो V0 dt इंटीग्रेट करना है अपॉन टाइम पीरियड कर T, ठीक है, बस सिंपल है। तो लीजिए, आपको वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाल ही देते हैं। V0 dt, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, dt t, और t को आपको 0 से T/2 तक रखना है, तो T/2 रखिए पहला में, तो V0 अपॉन T/2, और टोटल टाइम पीरियड T है, तो T कट गया, कैंसिल आउट हो गया। इसका अंडर रूट ले लेना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, V0/√2 हो गया, V0/√2 सिंपल है, इससे भी आ गया इसको, ठीक है। इसमें कुछ था नहीं, ये करने V0 का स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे कहाँ गया, V0 स्क्वायर जी, तब जाके V0, ठीक है, कुछ नहीं है। लेकिन ये चीज़ नहीं करेंगे, इससे नहीं सॉल्व करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे सिंपल मेथड से। एग्ज़ाम में उतना टाइम भी नहीं रहता, और नीट में उतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीजेज। यहाँ ध्यान रखिए, ये डिक्रीजेज पूछ रहा है, ठीक है। एक्सेल लगा, तो मतलब इंडक्टर का सर्किट है, ठीक है, ये इंडक्टिव है, सर्किट इंडक्टिव है। पहला चीज़, ब्राइटनेस होता क्या है, कैसे समझेंगे ब्राइटनेस ज़्यादा कम। ब्राइटनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ब्राइटनेस को क्या लिख रहा है, ब्राइटनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जिसका आई बढ़ेगा ब्राइटनेस बढ़ेगा, आई घटेगा ब्राइटनेस घटेगा। ये पहला चीज़ हो गया, ये कंडीशन हो गया। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं हम, एन आयरन रॉड इज़ इंसर्टेड इन द कॉइल। अब आई इक्वल टू क्या होगा, V0/Z, Z इंडक्टिव है ना,
तो z इजकल टू एक्सएल, एक्सएल इजकल टू क्या होता है भाई साहब, ओमेगा एल, ओमेगा एल मतलब 2πfl, ठीक है। अब सब सॉल्व हो जाएगा। इंडक्टिव रॉड एंड रॉड इज इंसर्टेड, जब भी हम रॉड इंसर्ट करते हैं तो मेरा इंडक्टेंस बढ़ता है, इंडक्टेंस बढ़ गया मतलब कि z का वैल्यू बढ़ गया, z का वैल्यू बढ़ेगा तो मतलब I का वैल्यू घटेगा, I का वैल्यू घटेगा मतलब I का वैल्यू घटेगा मतलब ब्राइटनेस आपका क्या हो रहा है, ब्राइटनेस घट रहा है ना। I का वैल्यू घटेगा तो ब्राइटनेस घटेगा, तो यही तो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीजेज, यही तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC सोर्स डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी हम घटा दिए, लीजिए हम घटा दिए फ्रीक्वेंसी का, एक्सेल घट गया, एक्सेल घट गया का मतलब कि I बढ़ा मतलब ब्राइटनेस भी बढ़ा, हमको ब्राइटनेस बढ़ाना नहीं है, घटाना है, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीजेस, तो ये मेरा गलत हो गया। नंबर ऑफ द टर्न्स इज रिड्यूज, नंबर ऑफ टर्न्स अगर, ये भी हम लोग पढ़ी थे 10th तक पढ़े थे कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ाएंगे तो तब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा तो z घटेगा। नंबर ऑफ टर्न्स, जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं तो इंडक्टेंस बढ़ता है ना। तो करंट बढ़ाने के लिए क्या करना, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं। एक्चुअली में क्या है कि नंबर ऑफ टर्न्स घटा रहा है ना, रिड्यूस्ड, तो z क्या हो रहा है मेरा, रिड्यूस हो रहा है। जब z रिड्यूस होगा तो I इंक्रीज़ करेगा, I इंक्रीज़ करेगा तो ब्राइटनेस भी आपका इंक्रीज़ करेगा। हमको ब्राइटनेस घटाना है, इंक्रीज़ नहीं करना, तो ये भी गलत हो गया। एक्सएल इजकल टू XC, जब एक्सएल इजकल टू XC कर दिए तो ये तो रेजोनेंस का कंडीशन हो गया, रेजोनेंस का कंडीशन में भी तो बढ़ता ही है, रेजोनेंस का कंडीशन में तो I एकदम बढ़ता ही है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो ये भी गलत, हमको घटाना है बल्ब का ब्राइटनेस, तो ठीक है, आंसर मेरा फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। ए कॉइल हैज़ रेजिस्टेंस 30 ओम, इंडक्टेंस इतना है, फ्रीक्वेंसी। अच्छा यहाँ देखिए, अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो गलती कर दीजिए एग्जाम में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए ये 50 हर्ट्ज पे क्या बोल रहा है कि एक्सेल जो है वो 20 ओम है एट 50 हर्ट्ज, तो मेरा 100 हर्ट्ज पे एक्सेल क्या होगा पता है, यहाँ से दुगना कर दिए तो एक्सेल भी दुगना कर दीजिए, मतलब 40 हर्ट्ज। नहीं समझ आया, 40 ओम। अब देखिए एक्सेल इजकल टू क्या होता है, ओमेगा एल मतलब 2πfl, तो मतलब एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ हुआ। जब एफ फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एक्सेल भी उसी रेशियो में बढ़ेगा, सिंपल है, ठीक है, ये कर दिए। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपका एक्सेल कितना आ गया, 40 ओम आ गया, तो z इजकल टू क्या होगा, z इजकल टू √r² प्लस एक्सेल का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, यहाँ पर 20 का स्क्वायर मत कर दीजिए नहीं तो गलती हो जाएगा आपका। तो मेरा कितना आ जाएगा, ये 3 3 9 और 4 4 16, 9 4 3 3 9 और 4 4 16, 16 और 9 25, मतलब 25, 100 का मतलब 50, ये 50 आ जाएगा। आपको सॉल्व करके देख लीजिए, 3 3 900 और 4 4 1600, 0 0 5 और ये 2, तो 25 50 आ गया ना, ठीक है। और IRMS पूछ रहा है, तो VRMS, ठीक है, VRMS अपॉन Z, तो VRMS कितना है 200 और Z का वैल्यू कितना है 50, तो इस कितना आ गया 4 एम्पियर, आंसर यही आंसर है 4 2 का, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए, अब बोल रहा है ये क्वेश्चन रिपीटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन इसको हम देख के बनाएंगे पावर फैक्टर 1। और कैसे वो आप भी आज के बाद से बनाना शुरू कीजिएगा, देखिए कैसे। हटिया डिलीट हो जा, ठीक है। पहला एक समझा देते हैं, लेकिन आइंदा क्वेश्चन इसको पावर फैक्टर 1, जब ये फेज डिफरेंस बराबर रहेगा तब। पहला केस क्या बोल रहा है कि एल को रिमूव कर रहे हैं, रिमूव इंडक्टर जब रिमूव कर रहे हैं तो tan phi क्या होगा मेरा, XC अपॉन R, tan phi कितना दे रखा, पाई अपॉन 3 इजकल टू XC अपॉन R।
जब सी रिमूव कर रहे हैं तो tan phi यहाँ पर भी 3 दिया हुआ इक्वल टू XL अपॉन R। दोनों इक्वल हो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वल है ना। दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, tan pi/3 तो मतलब XL अपॉन R इक्वल टू XC अपॉन R कैंसिल होता है, मतलब XL इक्वल टू XC। ये किसका कंडीशन है, रेजोनेंस का। रेजोनेंस के कंडीशन में पावर फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। क्या खत्म। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। जब भी फेज डिफरेंस बराबर हो बोलेगा रिमूव करके, तो समझिएगा कि रेजोनेंस का कंडीशन है और डायरेक्ट रेजोनेंस का कंडीशन लगाइएगा। कभी ये नहीं कीजिएगा कि हाँ उसको सॉल्व करने लगे शुरू से, ठीक है। फिर से देखिए, अभी ये क्वेश्चन भी अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे। क्या पावर इक्वल टू VI cos phi, ये भी हम नहीं करेंगे, ठीक है। जब रेजिस्टेंस के केस में पावर इक्वल टू क्या होगा, V² अपॉन R, सिंपल रेजिस्टेंस के केस में, ठीक है। और जब आपको इंडक्टर लगा हुआ है तब क्या करेंगे, I², अरे यार लिखा जा रहा है, इंडक्टर के इंडक्टिव के केस में पावर इक्वल टू I² R। I² मतलब E² अपॉन Z, ठीक है, Z²। I इक्वल टू E अपॉन Z होता है ना, इंटू R, ठीक है। अब Z इक्वल टू क्या होगा, V² अपॉन R, ठीक है। तो यहाँ से हम V निकाल लेते हैं। V² क्या होगा, P इंटू R होगा। ये V की वैल्यू या E की वैल्यू इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, P R का स्क्वायर अपॉन Z का स्क्वायर, तो P R² अपॉन Z²। कौन सा ऑप्शन है भाई मेरा, ये 4 नंबर, ठीक है। सिंपल है, सब्स्टिट्यूट करना था, कुछ करना नहीं था इसमें, ठीक है ना। नॉर्मल केस में क्या, जब रेजिस्टिव है तो V² अपॉन R यहाँ हो गया मेरा, और जब ये जब इंडक्टिव हो गया तो I² R, और I की जगह पर E² अपॉन Z, और E² और V सेम ही है, तो V सब्स्टिट्यूट यहाँ कर दीजिएगा, सिंपल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंडक्टिव दिया हुआ, कैपेसिटर का वैल्यू दिया हुआ, रेजिस्टर का वैल्यू कनेक्टेड अक्रॉस द, तो ये LCR सर्किट हो गया। सिंपल है, हमको वैल्यू पुट करके निकालना है, ठीक है ना। LCR सर्किट है, पावर लॉस इक्वल टू क्या होगा, I²R IRMS का स्क्वायर अपॉन R, मतलब अभी ना इसका फॉर्मूला बताए थे, VRMS का स्क्वायर अपॉन Z इंटू R। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, Z निकल जाएगा। VRMS क्या होगा, V/10 अपॉन √2, यहाँ पर 10 दिया हुआ V0, तो VRMS क्या हो जाएगा, VRMS हो जाएगा आपको 10 अपॉन √2 का होल स्क्वायर। R कितना है, 40, ठीक है, 40 ओम। अपना Z, अब Z निकाल के वैल्यू पुट कर दीजिए, Z निकल जाएगा। Z इक्वल टू क्या होगा, R² प्लस XC माइनस XL, या XL माइनस XC कर दी, कोई दिक्कत नहीं, कहेगा ओवरऑल होल स्क्वायर हो जाएगा। इससे वैल्यू पुट कीजिएगा, आंसर निकालिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल है, पुट इन द वैल्यू गेट इन द आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। AC, आ जा यार, AC ठीक है। AC कब समझ में आता है, जब आपका चेंजिंग पोलैरिटी में चेंज होगा। AC का मतलब होता है चेंजिंग पोलैरिटी, ठीक है। पोलैरिटी में चेंज आ रहा है तो मतलब AC है। और यहाँ आपको देख लीजिए, मतलब क्या है, सिंपल हम लोग अगर मैं साइनोसाइडल लेते हैं तो ये सिंपल प्लस माइनस, पोलैरिटी में चेंज आ रहा है। यहाँ भी देखिए माइनस प्लस, पोलैरिटी में चेंज, ठीक है, प्लस माइनस पोलैरिटी में चेंज, प्लस माइनस पोलैरिटी में चेंज, प्लस माइनस पोलैरिटी में चेंज, ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ यार कहाँ चला जाता है। A circuit when connected to an AC source of 12 volt gives current of 0.2 ampere. The same circuit when connected to DC source 12 volt give, सिंपल है, ठीक है। The circuit is, अच्छा चलिए, बोल रहा है कि वेन कनेक्टेड टू द एसी जो वोल्टेज करंट, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि बोल रहा है जब एसी सोर्स से लगाए हैं तो वोल्टेज जेड इक्वल टू क्या होगा, पहला के केस में V अपॉन 0.2, यही हुआ जेड, ठीक है। द सेम सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू द डीसी सोर्स, डीसी सोर्स में तो सिर्फ आर होता है, तो आर इक्वल टू क्या है मेरा 12 वोल्ट अपॉन 0.4, तो ये कितना हो जाएगा मेरा इंटू 10, 4 तिया 12, 30, आर इक्वल टू 30 आ गया। ये कितना आ गया 2 छक 12, ये 60 आ गया। ये अब मेरा जेड आ गया 60, जेड आ गया 60 और आर आ गया मेरा 30, ठीक है। मान लेते हैं कि LCR सर्किट, मान ले कुछ भी मान लेते हैं, एक्सेल इसको तो वैल्यू पुट कर दीजिए सर्किट, ठीक है। तो जेड इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, मतलब जेड स्क्वायर मतलब 6 छक 3600, और ये हो गया आपको 3 तिया 9, 900, 0097, और ये हो गया 27, तो मतलब कि कितना हो गया। चलिए, तो ये इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट था कि अगर ये, अब यहाँ से तो हमको ये पता चल नहीं रहा है ना कि एक सी भी है कि नहीं, लेकिन यहाँ एक कंसेप्ट ये है कि अगर कैपेसिटर होता है तो वो डीसी करंट में, स्टेडी स्टेट के डीसी करंट में ये इन्फिनाइट एक्सी जो है इन्फिनाइट हो जाता है और ये ज़ीरो सप्लाई करता है। लेकिन यहाँ पर दे रहा है कम से कम कि 0.4 डीसी में दे रहा है, ठीक है, डीसी में दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कैपेसिटर है ही नहीं। अगर कैपेसिटर रहता तो ये करंट ही नहीं सप्लाई देता, ठीक है। तो इसीलिए और ये तो समझ में आ रहा है कि मेरे पास Z और R की वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है, कुछ तो वैल्यू है, एक्सएल माइनस एक्सी जो है कुछ तो वैल्यू है। यहाँ एक्सी है नहीं, ये तो कंफर्म हो गया यहाँ से, इस कंसेप्ट से। और एक्सएल माइनस एक्सी है, इसका मतलब इंडक्टर तो है एटलीस्ट। तो इंडक्टर के केस में तो फिर सी वाला कंडीशन ख़त्म हो जाएगा और मेरे पास आंसर आएगा LR सर्किट, ठीक है। इसमें यही कंसेप्ट है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। पहला चीज़ कि ये हमको समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया कि ये आर और जेड वैल्यू डिफरेंट है, तो इसका मतलब कि कुछ इंडक्टर है या कैपेसिटर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कैपेसिटर के केस में करंट देता नहीं, तो इसीलिए मेरा सी इसमें है नहीं, कैपेसिटर है नहीं, स्टेडी स्टेट में करंट सप्लाई नहीं करता, तो इसलिए मेरा सी है नहीं, तो LR सर्किट है सिंपल। यहाँ छोटा सा ये कंसेप्ट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 40 माइक्रो फैराड कैपेसिटर सप्लाई द RMS वैल्यू ऑफ द करंट। RMS वैल्यू निकालना है, RMS वैल्यू ऑफ द करंट, तो क्या होगा I इक्वल टू क्या होगा V अपॉन एक्सी, एक्सी इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, तो V अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए अब 200 इंटू 40 माइक्रो 10⁻⁶ इंटू
ओमेगा इक्वल टू 2πf, एफ इस 50 दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 2.5 एम्पियर। सॉल्व कीजिए तो 2.5 मतलब 4 ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस कैपेसिटर दिया हुआ LCR सर्किट, पावर फैक्टर निकालना है। पावर फैक्टर क्या होता है फॉर्मूला, tan phi इक्वल टू, ठीक है, VL माइनस VC अपॉन VR। ये होता है वोल्टेज के केस के लिए। XL माइनस XC अपन R भी होता है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज का वैल्यू दे रखा था, वोल्टेज का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यू पुट कीजिए, तो 100 माइनस 40 अपॉन 80, ये हो गया 3/4। 3/4 तो 5 मेरा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा आपको 37 डिग्री, नहीं होगा क्या, ट्रायंगल लॉ पढ़े होंगे। 3, 4, 5, यहाँ पर 37 हो जाता है, ये हो जाता है आपको 43। तुमको 37 से देखना है तो 37 डिग्री हो जाएगा 3/4 से। tan फाइव इक्वल टू इतना। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर इक्वल टू cos 5 मतलब cos 37 डिग्री, cos 37 मतलब 4/5 P/H, ठीक है। 4/5 का वैल्यू हो जाएगा 0.8। अभी बोले थे 0.8 जो होता है स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपको पोटेंशियल डिफरेंस, सेम क्वेश्चन आ गया, ये सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। नेक्स्ट, एन इंडक्टर 20 मिली हेनरी कैपेसिटर दिया हुआ है, 100 माइक्रोफैराड रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इतना सीरीज VMF दिया, पावर लॉस पूछ रहा है, ठीक है। पावर लॉस का मतलब क्या, अभी बताया, पावर लॉस को बार बार निकालो आके, कि पावर लॉस इक्वल टू होता है VRMS अपॉन Z का होल स्क्वायर इंटू R। यही निकलवाए थे ना अभी पावर लॉस, ठीक है। अब देखिए, अब हमको Z चाहिए, VRMS तो पता चल जाएगा, यहाँ पर 10 दिया हुआ है तो 10/√2, ठीक है। VRMS 10/√2, यहाँ से ये निकल गया। Z की वैल्यू निकालना है, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL XC यहाँ L दिया हुआ है, XL निकाल लीजिए, XL इक्वल टू हो जाएगा आपको ओमेगा L, ओमेगा हमको दिया 314, यहाँ है ना ओमेगा, ये देखिए ओमेगा दिया हुआ है, इंटू 20 इंटू 10⁻³ इक्वल टू कितना, इसके वैल्यू पुट निकाल दीजिए, XC इक्वल टू 1/ओमेगा C, ओमेगा आपको 314 इंटू C 100 माइक्रोफैराड 10⁻⁶, ठीक है। यहाँ से निकाल दीजिए, R दिया हुआ है कितना 50, बस पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर कर दीजिए, यहाँ पर Z का होल स्क्वायर R, ये पावर आंसर आ जाएगा। सॉल्व कीजिए, कैलकुलेट खुद से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हम आपको यही बता रहे थे कि वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो गया ना। जब आप बोल रहे L रिमूव कर रहा है तो π/3, जब C रिमूव कर रहा है तो फिर से π/3, मतलब फेज डिफरेंस बराबर आ रहा है। बराबर का मतलब ये रेजोनेंस का केस है, रेजोनेंस का केस आ गया ना, और रेजोनेंस के केस में पावर फैक्टर हमेशा 1 होता है, तो आंसर मेरा 1 होगा 4 का, ठीक है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ देख लीजिए, ए बल्ब एंड इंडक्टर इज कनेक्टेड, द की इज क्लोज्ड आफ्टर सम टाइम, द आयरन रॉड इज इंसर्टेड। अब अभी हम आपको बताए हैं कि आयरन रॉड इंसर्ट करता है, आयरन रॉड जब इंसर्ट करेगा तो एक्सेल बढ़ेगा, एक्सेल बढ़ेगा का मतलब क्या होगा, Z आपको बढ़ेगा, और Z बढ़ गया, I इक्वल टू क्या होता है V/Z। जब Z बढ़ गया तो I आपको घटेगा, और ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये भी हम बताए थे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो जब I घटा तो ब्राइटनेस घटेगा, तो ऑप्शन अपना घटने वाला होगा, ऑप्शन 1, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट,
आ जा यार, ठीक है। अब क्या है कि वेन डीसी इतना इज अप्लाइड, तो हेनरी इतना दिया हुआ है। चलिए ठीक, देख रहे हैं डीसी के केस में कभी भी कैपेसिटर नहीं देता है, यही क्वेश्चन था पीछे वाला। तो आर व्हेन डीसी वोल्टेज अप्लाई टू द कॉइल इतना द करंट ऑफ 1 एम्पियर, तो आर कितना हो जाएगा मेरा, करंट तो दे रही है वी इक्वल टू आई आर, तो वी अपॉन आई, वोल्टेज कितना है 100, आई कितना है 1, तो मतलब आर हो गया आपको 100 ओम, ठीक है, आर हो गया 100 ओम। एल दिया हुआ मेरा कितना, √3/पाई हेनरी। तो एसी जब सप्लाई होगा तो आई इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन जेड, जेड मतलब √r² प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर, एक्सएल का स्क्वायर, जो ओमेगा एल का स्क्वायर जो बोलते हैं। और उस केस में आई कितना दिया हुआ है 5.5, ये दिया हुआ ना। बस फ्रीक्वेंसी हमको निकालना है, सब वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए। तो 100/√r दिया हुआ, आर निकला तो मेरा 100 का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर, एल भी हमको पता है। ओमेगा से यहाँ आप 2πf लिखिएगा और फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकाल लीजिएगा, आपके पास एक अननोन है, सब दिया हुआ है, ठीक है, कैलकुलेट कीजिएगा आपका आ जाएगा। एल भी मेरा दिया हुआ है, एल कितना निकाले थे हम, एल कितना दिया हुआ है √3/पाई, ठीक है। सिर्फ आपको एफ अननोन है, एफ अननोन निकाल लेना, ठीक है, आपका आंसर आना चाहिए 50 हर्ट्ज आंसर आ जाएगा, लेकिन आप सॉल्व कर कीजिएगा, सिंपल है, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ गया कितना, नहीं ये रेजोनेंस का केस नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है आई नॉट क्या दिया हुआ है, आई नॉट दिया हुआ है 10√2 एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इन LCR सर्किट, ठीक है। IRMS कितना हो जाएगा, IRMS आई नॉट अपॉन √2, 10√2/√2 इक्वल टू 10 एम्पियर, ठीक है। हमको निकालना है Z निकालना है, तो Z इक्वल टू क्या होगा, VRMS अपॉन IRMS, IRMS तो निकल गया, VRMS निकालना है, VRMS इक्वल टू क्या होगा, RMS इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC, VL माइनस VC का स्क्वायर, तो VR कितना है भाई, तो 40 का स्क्वायर प्लस 40 माइनस VL माइनस VC कितना 10 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ सब दिया हुआ है, सब वैल्यू दे रखा, तो निकाल लीजिए कितना आ जाएगा ये, तो 30 का स्क्वायर में 3 3 9 और 4 4 16, 9 4 50, फिर से 50 वोल्ट, 50 वोल्ट आ गया। तो Z क्या हो जाएगा 50/, IRMS हम कितना निकाले थे 50/10, तो ये कितना हो गया 5 एम्पियर, ठीक है, 5 एम्पियर का आंसर, 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ए सीरीज LCR सर्किट विथ इंडक्टेंस 10, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज इतना, चलिए ठीक है। अब देखिए, पहले तो हमको यहाँ से एक फ्रीक्वेंसी निकलेगा, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी निकलेगा ओमेगा कितना दिया हुआ है 100, तो 2πf इक्वल टू 100, तो f इक्वल टू क्या हो गया 50/पाई, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ को फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाईज एफ, अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी निकालने को बोल रहा है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी AC का तो निकल गया फ्रीक्वेंसी, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है मेरा, F0 इक्वल टू 1/2π√LC, L और C का वैल्यू दे रखा है क्या, √2π√L कितना दे रखा है, L कहाँ गया, L 10 दिया हुआ है, इनटू C कितना दे रखा है, C दिखा 10 माइक्रोफैराड, 10⁻⁻6, बस सॉल्व कर दीजिए, -6 ये कट गया, ये कितना हो जाएगा -4, तो 10⁻², 2π, ठीक है, ठीक है,
10/2 100 2 10 50 तो 50/π दोनों तो सेम ही आ गया, आंसर तो यही है पहला। ठीक है, समझ आ रहा है? कैलकुलेट कीजिएगा, सिंपल है, फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि v का वैल्यू दिया हुआ है, v = Vm sin ωt, ये दे रखा। तो प्योर इंडक्टर के केस में क्या होता है, I लैग करता है। इंडक्टर के केस में क्या करता है, I लैग करता है। तो हमको इंडक्टर का हम लिख देंगे क्या, I = यहाँ पे लिख सकते हैं I = Im, लिखा यार Im, अरे यार क्या हो रहा है, Im sin ωt -π/2 का, कि I लैग करता है 90 डिग्री से इंडक्टर के केस में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, -Im cos ωt लिख सकते हैं क्या, sin ωt -π/2 माइनस cos ωt। ठीक है, अब पावर निकालने के लिए बोल रहा है, तो पावर = क्या होता है, VRMS IRMS I V × I V -Vm sin ωt और Im cos ωt, बस × 2 कर दीजिए, क्योंकि हमको sin 2 ωt लिखना है। तो -Vm Im/2 sin 2 ωt, सिंपल है, मैथमेटिकल फार्मूला था भाई, कुछ था नहीं। ये नहीं होगा, ये होगा 1 होगा। ठीक है, कुछ नहीं है। कंसेप्ट यहाँ पे यही था कि ये कंसेप्ट था, कहाँ गया, ये था कंसेप्ट कि इंडक्टिव में आई लैग करता है 90 डिग्री से करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैंडर्ड फिलामेंट 100 वोल्ट दे रखा, व्हेन कनेक्टेड टू 200 वोल्ट द पीक करंट निकालना है। ठीक है, पावर = क्या होता है, IRMS VRMS। पावर कितना दे रखा, 100, IRMS निकालना है, निकालना तो I0 है, यहाँ पर IRMS निकाल लेंगे, यहाँ से 200 दे रखा, तो IRMS कितना हो गया, 1/2। I0 क्या होता है, ये तो पीक होता है, I0 = IRMS √2, तो यहाँ पर 1/2 × √2 = 2/2 × √2 से डिवाइड किए तो 1/√2 का वैल्यू कितना होता है, 0.707। ये तो स्टैंडर्ड एम्पियर है। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। एन इंडक्टर ऑफ 2 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई AC, लेट द इंडक्टर रिएक्टेंस x1। जब DC से सप्लाई, देखिए DC आ गया तो फिर से इंडक्टर ही आएगा। अब समझ लीजिए क्या है कि जब AC है 4AC, AC के लिए क्या XL दे रखा ωL। ठीक है, तो XL ωL, ओमेगा कितना दे रखा, 2πf50 L कितना, 2 × 10⁻³ इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 0.2π = 0.628 ओम आ जाएगा। ठीक है, 4DC DC के लिए क्या है, ओमेगा का वैल्यू 0, तो XL = ωL होता है, तो XL 0। मेरा आंसर कौन सा होगा, तीसरा नंबर, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थैंक यू, ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड।